11th का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और सपोज़ 5 सब्जेक्ट हैं, तो पांचों सब्जेक्ट के परसेंटेज आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का परसेंटेज आप बताओ, तो क्या करोगे? उस सब्जेक्ट के नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वही निकालना है यहाँ पर मास परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, कंपोजिशन मतलब अलग अलग एलिमेंट जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना हिस्सा है और हिस्से को हमेशा परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो बस इसी को निकालना सीखना है। तो फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो आप किस तरीके से निकालोगे? जो आपके एलिमेंट का कंपाउंड का जो मास होगा, पर्टिकुलर जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका मास और मोलर मास से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ CHN इन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 12, O6। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 6 और मास कितना होता है कार्बन का? 12। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 12 और मास इज 1 एंड ऑक्सीजन एटम इज 6 और मास नंबर इज 16। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। देन कार्बन का आपका यहाँ पे कितना आ गया मास? 72 और हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 96। तो टोटल जब हम इनको करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 180। क्या आएगा? 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम, यानी टोटल मास हमें मिल गया। जैसे हमने कहा था कि एक सब्जेक्ट का निकालना है, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले कार्बन का देखते हैं। तो मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो 72 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। तो कार्बन का कितना आ गया? 40%। मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 12 अपॉन 180 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया? 6.66%। मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, तो 53.33%। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट का। अब आपके सामने दे रखा है मोलर मास ऑफ वाटर। हमें पता है मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18.02 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं? वाटर का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने वाटर का मोलर मास देख लिया। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है, तो देखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मास आता है यहाँ पे मोलर मास, वो कितना आता है? 2। अब 2 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 2 का मल्टीप्लाई हम उसके मास नंबर से कर रहे हैं, हाइड्रोजन के। देन उसका डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? मोलर मास ऑफ वाटर से। और उसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। वहाँ पे 10 नहीं है, 100 है। ठीक है, जैसे मैंने ग्लूकोज का बताया है, सेम प्रोसीजर आपके वाटर में है। वाटर में सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का देखा। ठीक है, निकाल रहे हैं। तो क्या आया? 11.18। देन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आया?
9. तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल? किसमें? इथेनॉल में. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इथेनॉल का? C2H5OH. मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज 2 इंटू 12.01 प्लस 6 इंटू 1.008 प्लस 16.00, ठीक, ग्राम. तो टोटल कितना आ गया मोलर मास यहाँ पे इथेनॉल का? 46.068 ग्राम. तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले कार्बन का मास परसेंटेज. तो कार्बन का जो हमारे पास क्या आया मोलर मास, उसको हम टोटल मोलर मास से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम हाइड्रोजन में करेंगे, सेम ऑक्सीजन में करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें क्या मिल गया है? मास परसेंटेज मिल गया. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ percentage of mass, let us now see what information can be obtained from the percentage composition data. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि मास परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि कंपोजिशन का परसेंटेज ऑब्टेन फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन डाटा को हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है. देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है. एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं. सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला, तो इनका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula, जिसे हम EF से भी लिख सकते हैं. तो अगर हमें कोई भी कंपाउंड दी हुई है तो उस कंपाउंड की जो भी एटम्स हैं, उस कंपाउंड के जो भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो किस रेशियो के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें होल नंबर के रेशियो में पता चल जाता है. किस में पता चलता है? होल नंबर के रेशियो में पता चल जाता है. जैसे H2O, तो हम लोग वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं. सपोज वॉशिंग सोडा हम ले रहे हैं, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O. तो अब इसके अंदर हम 10 मोल्स ले लिए, किसके? H2O के. तो H2O क्या है? एक सिंपल रेशियो में कंपाउंड बना हुआ है. तो ये जो रेशियो है ये हमें मिलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला से. तो एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या है? एक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या है? तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट्स के. एम्पिरिकल फार्मूला में क्या था कि कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना रेशियो प्रेजेंट होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है कि पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने एटम्स, एक्चुअल एटम्स दिए होते हैं, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के. तो जैसे हमने वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल देखा था 10H2O है, तो H के एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. मतलब हमने एम्पिरिकल फार्मूला में देखा वॉशिंग सोडा में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसका कितना रेशियो है, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. वही ऑक्सीजन के 10 एटम प्रेजेंट है. यानी एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपल रेशियो में 2 एटम प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये पता चला कि कितने एटम्स टोटल हैं एक एलिमेंट का. तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है आपका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक. तो
तो यहाँ पे है हमने एग्जाम्पल देखा है, क्या है, कंपाउंड ले लिया, एम्पिरिकल फार्मूला ले लिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया। ठीक है, कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से हैं, बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका एम्पिरिकल फार्मूला में क्या पता चलेगा है, और जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला में क्या पता चलेगा, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और कार्बन, तो इनका जो रेशियो होगा 1:1 का है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उसका फार्मूला क्या होगा, C6H6। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो वेयर इज सिंपल होल नंबर हैविंग वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश, और N का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। ठीक है, किस में, होल नंबर हैविंग वैल्यू 1 2 3 सिंपल रेशियो में। और N क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जो N है वो इन दोनों का आप जब डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास क्या आएगा, डिजिट आएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे N हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर मात्रा में मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम या तो प्रोपोर्शन में लेते हैं या फिर उसकी मात्रा बताते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी मात्रा या उसका प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन इन सॉल्यूशन, तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द laboratories are carried out in solutions. Therefore it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the form of a solution. ठीक, the concentration of a solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways. फर्स्ट इज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, जो कि हमने देख रखा है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो यहाँ पे आपका मास परसेंटेज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मास परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे टेक्स्ट बुक का सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से मास परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको मास परसेंटेज बता दिया है। द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसमें हमने 2 ग्राम सब्सटेंस A लिया है। ठीक है, जो कि हमारा सॉल्यूट है, और 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल टू मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ A। तो मास ऑफ A हमने ऊपर लिया, हमको सॉल्यूट निकालना है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ A क्या आ गया हमारा, 2 ग्राम, क्योंकि हमने क्या बोला है, हमको क्या दे रखा है कि 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मास ऑफ A क्या हो गया, 2 ग्राम। अब मास ऑफ अ सॉल्यूशन क्या कैसे निकालेंगे, तो हमें A प्लस B को करना है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, B। ठीक है, तो वाटर हमको ऑलरेडी दे रखा है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया हमने। ठीक है, और 2 ग्राम ऑफ A ले रखा है, तो 2 प्लस 18 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 ग्राम डिवाइडेड बाय A और वाटर, तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 10%। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट का जो परसेंटेज हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कितना है, 10%। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालेंगे।
अब हम क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने इसके पहले भी आपको मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास दो है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ए प्लस बी, तो हमें क्या दे रहा है, सॉल्यूशन। तो हमें मोल फ्रैक्शन सबसे पहले ए का निकालना है, फिर बी का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इफ ए सब्सटेंस ए डिजॉल्व्स इन सब्सटेंस बी, ए क्या हो गया आपका, सॉल्यूट, बी हो गया सॉल्वेंट। क्या बोला जा रहा है, सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन सब्सटेंस बी, बी में हम ए को डिजॉल्व कर रहे हैं, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb रिस्पेक्टिवली, और इनका नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा है, Na और Nb। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B आर गिवन एज। तो किस तरीके से निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे बना, A प्लस बी से बना, तो Na अपॉन Na प्लस Nb। सेम प्रोसीजर आपका बी का भी रहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, किसका, बी का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को मैंने आपको इस चैप्टर में पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। अब हम मोलैरिटी की बात करेंगे, मोलैलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, जैसे मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी होगी, मोल फ्रैक्शन होगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम समझेंगे। तो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बता दिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। तो किसी भी सॉल्ट की सॉल्यूशन की, जैसे हमने क्या ले लिया है, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया है, तो सॉल्यूट के सॉल्वेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम इन तीनों से पता लगाते हैं। तो मोलैरिटी जो है उसको कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोलैरिटी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लीटर में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, लीटर में। तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर में हम नंबर ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि सपोज वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस से NaOH and we want to prepare a 0.2 molar solution from it. तो 1 molar NaOH means 1 moles of NaOH present in 1 liter, ठीक है, of the solution. For 2.0 molar solution we require 2.0 moles of NaOH in 1 liter solution, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, सपोज 1 मोलर सॉल्यूशन है सब्सटेंस का, जिसमें अगर हम देखें कि NaOH जो है, ठीक है, वी वांट टू प्रिपेयर NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, उसमें हमारा सॉल्यूशन कितने का प्रिपेयर करना है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास क्या है, 1 मोलर NaOH मीन्स 1 मोल्स ऑफ NaOH। देखो 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम 1 मोलर की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए वी रिक्वायर, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, 0.2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर, ठीक है। तो हैंस वी हैव टू टेक 0.2 मोल्स ऑफ NaOH एंड मेक द सॉल्यूशन टू 1 लीटर। तो नाउ how much volume of concentrated 1 molar NaOH solution be taken which contains 0.2 moles of NaOH can be calculated as follows. तो if 1 mole is present in 1 liter, और अगर हम ml की बात करेंगे तो वहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो देन 0.2 मोल इज प्रेजेंट इन, तो 1000 ml अपॉन 1 मोल इंटू 0.2, तो हमारे पास क्या हो गया, 200 ml,
ठीक है। तो हमें अगर सॉल्यूशन की सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो हम 1 मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अगर लीटर में ना होकर ml में हो तो सिंपली हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मोलारिटी। क्या हो गई, मोलारिटी। हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखा है टेक्स्ट बुक में, हम उससे मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, देखो क्या बोला गया है, कैलकुलेट करना है हमें किसकी मोलारिटी को, NaOH की, जो कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है किसमें, 4 ग्राम इन इनफ वाटर, मतलब NaOH जो है 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, सॉल्यूट देख रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ NaOH लेंगे और मोलर मास ऑफ NaOH लेंगे। तो मास ऑफ NaOH हमको 4 ग्राम दे रखा है, और NaOH को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका मोलर मास कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ml में दे रखा है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। ठीक है, तो जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 250 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 0.250 लीटर। तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना, 450 ग्राम। ठीक, और तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल। तो देखो यहाँ पे जब 4 ग्राम को डिवाइड किया 40 ग्राम में, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.1 मोल। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0.250 लीटर से। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 0.4 मोल पर लीटर, मतलब 0.4 मोलार। तो नोट दैट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो क्या होता है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी बेसिकली मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, मोलारिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, वॉल्यूम पे, और मोलालिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है, अभी मैंने आपको बताया जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो मास में ऐसा नहीं होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप 12th के में इसको डिटेल में और अच्छे से सीखोगे। ठीक है, तो मोलालिटी क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर kg ना होकर ग्राम हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो m क्या हो गई यहाँ पे, 3 मोल पर लीटर। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 3 इंटू 58.5 इज इक्वल टू 175.5 ग्राम। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 इंटू 1.25 equal to 1250 gram. Since density
1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन क्या हो गया 1250 माइनस 155.5 ग्राम इक्वल टू 1074.5 ग्राम। तो मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 3 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है 1.0745 केजी। जब हम उसको ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0745 केजी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर क्या आ गया 2.79। अब मोल फ्रैक्शन को इसमें थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ठीक, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। जैसे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन किससे बना होता है, तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से एक सॉल्यूशन बना होता है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ हिस्सा सॉल्यूट का होता है और कुछ हिस्सा किसका होता है, सॉल्वेंट का भी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का फ्रैक्शन। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, तो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, सपोज के लिए सॉल्यूट ले रहे हैं ए और सॉल्वेंट को हम ले रहे हैं बी। तो ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, n क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे अगर x क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बना रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमको क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमें क्या देता है, एक सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास एक्स ए की वैल्यू है तो हम एक्स बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देख ली है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको 12th में भी बहुत अच्छे से काम देगी और ये आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।